हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा पिछला तो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, मैं हूं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 1.1। ठीक है, तो हो जाइए आप लोग तैयार और शुरू करते हैं 11th के मैथमेटिक्स की आज शुरुआत। ठीक है, हालांकि हम इससे पहले यानी इससे पिछला वाला जो वीडियो है उसमें आपको इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुके हैं कुछ। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और एक्सरसाइज को करते हैं सॉल्व। अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर के बैठिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ऐसा बता देंगे कि आपको ये लगेगा कि अरे इतना आसान था, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बहुत ही हार्ड समझ रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो देखें फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ईयर के जितने भी मंथ्स हैं उसमें जे से बिगिनिंग यानी शुरुआत होने वाले जो मंथ्स हैं उनका कलेक्शन ये सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जे से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ हैं। तो पहला तो आपका जनवरी ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जून हो जाएगा, है ना। ठीक है, कौन कौन से महीने हो जाएंगे? अगर देखें पहला हो जाएगा जनवरी, जे से स्टार्ट है ना। इसके बाद में और कौन हो जाएगा? जून और हो जाएगा जुलाई। ठीक है, तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का जो कलेक्शन है वो क्या होगा? सेट होगा या नहीं होगा? यस होगा। इस वजह से क्योंकि ये किसी के लिए भी कोई भी इसको देखेगा तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि ये जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम नहीं है, यानी वेल डिफाइंड है। इस वजह से जो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे ये आपका एक सेट होगा। तो यहां आप टिक कर सकते हैं या आंसर में आप लिख सकते हैं कि ये एक सेट होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स के नाम, ये कलेक्शन होगा या नहीं होगा? जी नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा क्योंकि देखिए हमारे लिए 10 टैलेंटेड राइटर्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी नज़र में ना हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है उसकी नज़र में उसका कुछ और ही कहना हो। ठीक है ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इस वजह से क्या होगा, ये जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन है ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। थर्ड वाला देख लीजिए, A team of 7 best cricket batsmen of the world। इसकी भी वही कंडीशन है। कहा गया है कि 7 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की दुनिया में जो हैं उनकी टीम। तो देखिए ऐसा है कि जो भी बना रहा है उसकी नज़र में हो सकते हैं कि उस 7 वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैट्समैन हों, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो हो सकता है कि उसमें जो पहले खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वो शामिल ना करें, आप कोई और ले आए।
ठीक है ना। इसके बाद में कोई थर्ड पर्सन अगर बनाएगा तो वो उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि मैच करेगा। फिर कोई जितने भी लोग बनाएंगे वो अलग अलग तरह से बनाएंगे, उनके हिसाब से उनका नजरिया होगा कि बेस्ट कौन है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी आपका कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये भी सेट नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद में फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन ये तो सेट होगा। क्यों? क्योंकि चाहे हम हो चाहे आप हो या कोई और हो, जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि हाँ ये जो है इस क्लास के स्टूडेंट हैं। उसमें नजरिया अलग अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब के सब जो हैं वो क्लास फेलो हैं। इस वजह से ये वेल डिफाइंड है कलेक्शन, ये आपका सेट होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से समझे, कुछ नहीं है इसमें, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 मतलब 100 से कम सभी नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो सेट होगा या नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है। ठीक है, चाहे हम लिखें उसको, चाहे आप लिखें या कोई और लिखे, कहेगा तो यही कि ये जो है वो कलेक्शन किसका है? ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एक सेट होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग 6 में। 6 में आते हैं तो 6 की कंडीशन क्या होती है देख लेते हैं। आप देखिए 6 द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स। आपको क्या लगता है ये सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल जी हाँ, होगा। इस वजह से क्योंकि वो जितने भी नॉवेल्स हैं वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं, जिनका ये कलेक्शन है। वो चाहे हम देखें या किसी और के देखने का नजरिया हो, वो बोलेगा यही। इस वजह से ये आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये आपका एक सेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या आपको लगता है इवन इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाएगा वही इवन इंटीजर्स होते हैं। तो उनका जो कलेक्शन है वो क्या होगा? ये भी एक वेल डिफाइंड है, इस वजह से क्या होगा? ये भी एक सेट होगा। ठीक है, आगे देखें 8th में। 8th की कंडीशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो क्या होगा? एक सेट होगा या नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और अगर सेम चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है इसका मतलब वो सेम टाइप है। सेम टाइप का मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इस वजह से ये भी एक सेट होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखें, लास्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का, ये क्या है? सेट होगा या नहीं होगा? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आप ये बताएं कि क्या जरूरी है कि जो हमारे अकॉर्डिंग दुनिया में डेंजरस एनिमल्स हों वो आपके अकॉर्डिंग भी हों? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या समझते हैं कि शेर, चीता, ये जो है बहुत ही डेंजरस एनिमल्स हैं, लेकिन बहुत से फॉरेनर्स हैं यूएई वगैरह में जो शेख वगैरह हैं, वो क्या लॉयन और टाइगर दोनों को पालते हैं, है ना? दोनों को पालते हैं, तो उनके लिए क्या वो डेंजरस हैं? नहीं है। तो इस वजह से
ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये सेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे, 9 पार्ट्स थे, वो हमने करवा दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए इक्वल टू इन ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces। मतलब इसमें ये कहा है कि ये आपका नोटेशन है और ये आपके एलिमेंट्स हैं सेट के। ठीक है, अब ये सिंबल के बारे में हमने आपको बताया था, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कहा है कि यहाँ पर जो स्पेसेस हैं आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन के पार्ट में, उसमें आपको ये शो करना है कि ये वाला सिंबल यूज होगा या ये वाला सिंबल यूज होगा। तो आपको क्लियर बता दें, यहाँ बिलोंग्स टू का मतलब यही है ये वाला, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब यही है। तो बिलोंग्स टू मीन्स क्या हो जाएगा, अगर ये वाला जो लेटर है वो इन एलिमेंट्स में से कोई होगा तो यहाँ बिलोंग्स टू लगेगा। ठीक है ना, ये वाला सिंबल। और अगर यहाँ पर जो आपका डिजिट है वो इससे बिलोंग नहीं करेगा, यानी इनमें से नहीं होगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5 इसमें है, यस ये है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का। ठीक है, कौन सा लगेगा, बिलोंग्स टू का। यहाँ पर देखें सेकंड में 8 है, क्या इसमें 8 है, नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ लगेगा डज नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड में 0 है, क्या इसमें नहीं है ना, तो यहाँ भी यही आपका लगेगा डज नॉट बिलोंग्स टू का। यहाँ पर देखें फोर्थ में 4 है आपका, इसमें यस है ये, तो इसलिए कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का। यहाँ देखें 2 इसमें है, क्या यस 2 है, इसलिए यहाँ भी कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का। क्लियर। यहाँ देखें 10 है, क्या इसमें नहीं ना, तो यहाँ जब नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस थे वो आपको इन 2 सिंबल्स के थ्रू फिल करना था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू इन ब्रैकेट x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। मतलब ये है कि ये x की वैल्यू जो है वो -3 और 7 के बीच में है। कहाँ है, -3 और 7 के बीच में। ये आपका जो लिखा है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। हमने कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें बताया था कि रोस्टर फॉर्म को ही हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो लिखना है किसमें लिखना, रोस्टर फॉर्म में। और ये लिखा किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं a इक्वल टू, ध्यान दीजिए -3 और 7 के बीच में जितने भी आपके इंटीजर्स हैं सब नोट कर लीजिए कॉमा लगा करके। तो -3 के बाद में क्या आ जाता है आपका, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा लगाते जाएंगे और 6। क्लियर। क्योंकि -3 और 7 के बीच में इतने ही ये आपके इंटीजर्स थे, वो हमने नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन दिया था ये आपका किस में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके,
तो इस तरीके से लिखेंगे। चलिए हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को देखें। सेकेंड पार्ट क्या है? b इक्वल टू इन ब्रैकेट x such that x is a natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? नेचुरल। इसमें जीरो नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लेस देन 6 जितने भी इंटीजर्स हैं उनको आप नोट कर दीजिए। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए क्या हो जाएगा, लेस देन 6 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। लेस देन 6 लिखना था तो ये हो गए। आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इसी तरह से आप समझते ना, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट देखें। c इक्वल टू इन ब्रैकेट x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8। मतलब 2 डिजिट नंबर्स जितने भी हैं उनमें ऐसे नंबर्स का ये x की वैल्यू है, ऐसा नंबर x की वैल्यू है जिसके कि दोनों डिजिट को अगर हम प्लस कर दें तो 8 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 8। तो इसको पहली चीज तो ये समझ लीजिए 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होंगे? 10 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा। कहां से? 10 से 99 तक। जब आप नोट करेंगे तो उसमें फिर आप देखिएगा कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे उसमें हैं जिनके कि दोनों डिजिट का सम करने से 8 आता है। जो दोनों डिजिट का सम करने से 8 आएगा उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। किसमें? एलिमेंट्स वो बन जाएंगे सब। तो देखिए लिखेंगे तो कौन कौन से नंबर्स आपको मिल जाएंगे। पहला मिलेगा आपको 17। देखिए 7 और 1 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा ना। इसके बाद मिलेगा 26, 6 और 2 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर मिलेगा 35, 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका 44, 4 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 53, 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आएगा आपका 62, 2 और 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आपका आएगा 71, 1 और 7 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा 80, 0 और 8 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपके सेट हुए, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स आपके आएंगे। तो हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है d इक्वल टू इन ब्रैकेट x such that x is a prime number which is a divisor of 60। मतलब ये है कि यहाँ x की वैल्यू वो प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए जानने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 60 का कर देना होगा। देखिए 2 से कटेगा 30 आएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1। अब आप इसमें देखिए कौन कौन से आपके प्राइम नंबर्स आए हैं। 2 आया है, 3 आया और 5 आया, ठीक है। इसी को हम नोट कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? d इक्वल टू इन ब्रैकेट 2, 3, 5, ठीक है। इसका आपका ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? e इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो कैसे नोट करेंगे इसको, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? e इक्वल टू इन ब्रैकेट। अब आप ये देखिए इसके जितने भी लेटर्स होंगे उनको हम एज इट इज नोट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर और कॉमा लगा देंगे।
बस ये याद रखेंगे कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। देखिए नोट करते हैं, पहले हो जाएगा आपका टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा, अब देखिए ओ आ गया, ओ हम लोग पहले नोट कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा इसको नोट नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। एम कॉमा ई आया है, ई अभी हमने नोट नहीं किया ना कहीं, तो ई हो जाएगा ई, फिर ई के बाद में टी है, देखिए टी एक बार हम लोग नोट कर चुके हैं, इस वजह से इसको नोट नहीं करेंगे। फिर हो जाएगा आपका आर, आर भी देखिए एक बार हो चुका है तो इसको छोड़ देंगे। फिर हमारा आ जाएगा वाई, तो वाई को नोट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, एलिमेंट्स इसके ये हो जाएंगे, ठीक है। एज इट इज हम इसको 6 वाले को भी देख लेते हैं, इसी तरह से करेंगे। F इक्वल टू इन ब्रैकेट बेटर के लिए देखें, एक हो जाएगा B कॉमा E कॉमा T, उसके बाद में फिर T है तो T एक बार नोट कर चुके हैं, हमने कहा रिपीट नहीं करेंगे। E भी नोट कर चुके हैं, उसको भी नहीं लिखेंगे। फिर लास्ट में बचेगा R, इसको नोट कर देंगे कॉमा लगा करके, और ये आपका हो गया। क्लियर, एकदम कंफर्म हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें आपका क्वेश्चन जो दिया था वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना था, ठीक है। इसमें क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको लिखना किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखें। ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, अब देखिए क्या करेंगे, आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बिना कुछ सोचे हुए पहले आप यहाँ लिख दीजिए x such that x, क्लियर, x such that x। उसके बाद में सोचिए ये क्या है, आप ये देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब ये है कि 3 के ये मल्टीपल हैं, क्या है, 3 के मल्टीपल। तो यहाँ लिख देंगे x such that x is a ध्यान दें मल्टीपल 3 के हैं। दूसरी चीज और क्या है, ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ दोनों को मिला के लिख देंगे क्या, नेचुरल इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। फिर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, क्या है, 3 के मल्टीपल है। और क्या है, देखिए फिर लिमिट लिखनी होगी इसमें, है ना, एंड x की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन 15। 15 ही क्यों लिखा, 13 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो 3 का नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो 15 ही होगा, इस वजह से लेस देन 15 लिखा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो था इसको इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए ये सेकेंड पार्ट है, b इक्वल टू इन ब्रैकेट 2, 4, 8, 16, 32। तो आप इसको देख करके क्या समझेंगे, ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इतना क्लियर है, ये जो है सेट है नेचुरल नंबर्स का। और क्या है, इसके बाद में आप देखें यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 बन जाएगा ना। आप देखें करके क्या बनेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, क्लियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू
इन ब्रैकेट x दैट x, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n। क्या कर देंगे, 2 की पावर बढ़ रही है ना, तो क्या कर देंगे 2 की पावर n। क्लियर। इसके बाद में क्या है, ये n जो है, जो पावर बढ़ रही है क्या, ये n बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर्स को। तो लिख देंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्या है, और इसकी हम लिमिट लिख देते हैं कि n की लिमिट कितनी है, एंड, ठीक है, n इज लेस देन और इक्वल टू 5, n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये आपका किसमें लिख गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है। बहुत हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, आप समझ कर चले, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखें, AB नियर अबाउट उसी तरह का है। आप अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर 1, ये क्या हो जाएगा 5 पावर 2, ये 5 पावर 3 और ये 5 पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब ये है, अगर हम पावर को n कंसीडर कर लें, n मान लें, तो इसकी पावर कहां तक गई है, 1 से लेकर 4 तक, तो हमारी इससे लिमिट बन जाएगी। क्या हम नोट करेंगे इसमें कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये हो जाएगी लिमिट। और क्या हो जाएगा, ये जो आपका है ये n स्क्वायर उसी तरह 5 पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 पावर n। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। c इक्वल टू, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि x दैट x आपको नोट कर ही लेना है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि 5 की पावर लग रही है, तो 5 की पावर कर देंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 पावर n, ठीक है ना। और n जो है वो एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। एंड और क्या हो जाएगा, जो अभी हमने लिमिट लिखी थी उसको आप लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा, n की कहां से वैल्यू शुरू होती है 1 से और 4 तक जाती है, तो हो जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका इसमें हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखें फोर्थ पार्ट क्या है, d इक्वल टू इन ब्रैकेट 2, 4, 6 डॉट 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 2, 4, 6। पहली चीज तो एक ये है कि ये इवन नंबर्स हैं और क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, d इक्वल टू इन ब्रैकेट x दैट x, ये तो कॉमन ही रहता है सभी में, और क्या है ये इवन नंबर है, x इज एन इवन, और क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलेगा, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है फिफ्थ, उसको भी देख लेते हैं। इसको अगर देखेंगे तो इसको आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर हो सकता है ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके ये 10 का स्क्वायर, सब स्क्वायर ही हो रहा है। तो अगर हम इन नेचुरल नंबर्स को n मान लें, कितना मान लें, n कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, x दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना, सबका स्क्वायर है ना, और क्या है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर, एंड और क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, जो स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो है
वो 1 और 10 के बीच में है। किसके? 1 और 10, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो 10 की वैल्यू या तो 1 के इक्वल है या उससे ज्यादा है, ठीक है, और या तो 10 के इक्वल है या 10 से कम है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, है ना, और कोशिश करें कि रिवीजन अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।